जी बेटे, एक नंबर दिया हुआ है a2n+13 and bn+7 n is the natural number, then HCF of a and b is। बताइए बेटे क्या है ये, कितना आपको समझ में आ रहा है? कोई आंसर आपका जहन में आ रहा हो? अनुभव, इसका आंसर क्या होगा? सर डिस्कस कुछ करो, नहीं डिस्कस करो, डरो मत, शर्माओ मत, क्योंकि दिमाग में जो भी आ रहा है वो पूछना है मुझे। आपका सिर्फ लेवल ही चेक करना है और आपको सिर्फ बताना है कि किस तरह से हमें एग्जाम्स में प्रिपेयर करना है, किस तरह से हमें जाना है। कोई सा भी टॉपिक का हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, बट यही देखना है क्योंकि वहाँ बेटे अनसीन क्वेश्चंस आते हैं। एंट्रेंस का मतलब ही यही होता है कि आपको शायद किसी किताब में ना मिले हो, आपने ना देखे हो, आपको फिर ये नॉलेज के बेस पे आपको उसको अटेंड करना होता है। बताइए। देखो सर। जी, एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रख लो, जब भी इस तरह का वेरिएबल आपको दे दे बेटे, यहाँ 2n दे दिया और यहाँ n+7 दे दिया, एक हमारे पास नंबर है 2n+13 और एक हमारे पास बच्चे नंबर है n+7, और आपसे कह रहा है HCF बताओ। क्या बताओ? HCF। तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा HCF किसे कहते हैं? हाँ जी सर। है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती हिंदी में बोलते हैं, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना बेटे इनमें से कॉमन आना चाहिए था, यहाँ पे इनमें से कुछ कॉमन आना चाहिए था। जैसे मैं आपसे कह दूं, देखो इधर बहुत ही इजी, फिर दूसरी तरीके से बताऊंगा कि सपोज करो अगर ये 2n+14 होता बच्चे और ये वाला n+7 होता बच्चे, तो आपसे पूछता कि इसका HCF बताओ, तो शायद आप ऐसे कुछ कर सकते थे, 2 कॉमन ले लेते, n+7 हो जाता, n+7 हो जाता। तो एक नंबर बेटा हमारे पास ये है A और एक नंबर हमारे पास ये है B। तो आप कह सकते हो कि सर n+7 दोनों में कॉमन आ गया, तो HCF क्या हो जाएगा? n+7 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ये तो है नहीं, अब अगर ये नहीं है तो एक चीज मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए बेटे, जब भी, तो ये n जो है ये कुछ भी हो सकता है। जब उसने खुद कह दिया n इज द नेचुरल नंबर, अगर ये कुछ भी हो सकता है तो जो भी आपके दिमाग में n आ रहा हो वो रख दीजिए, तब भी इसका आंसर वो ही रहेगा, 1 2 3 4, क्योंकि इसको हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना पड़ेगा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर इसको ट्रू होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अगर मैं n को 1 रखूं तो कुछ और नंबर आए और n को 2 रखूं तो कुछ और नंबर आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका तरीका बहुत आसान, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर आपको पता हो बेटे कि जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता बेटे, उसका HCF क्या होता है? 1। 1। 1 होता है। बात खत्म हो गई, आंसर ही 1 था बेटे, इसका आंसर ही यही था। अब मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं कि बेटे मैं तो ये कह रहा हूं मुझे पता ही नहीं, अब जब नहीं पता तो मैं इसमें n की जगह कुछ रख के देख लेता हूं। n की जगह कुछ रख के देख ले, जैसा मैंने यहाँ पे n1 रखा बेटे, तो 2 × 1 + 13 क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? 15। 15। और 1 + 7 क्या हो जाएगा बेटे? 8। अब बताओ इसका HCF क्या है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। दैट्स इट। तो ये हमारे पास है बच्चे, तो इसलिए हमारे पास, हमें पता ही नहीं क्या है तो हम उसमें वैल्यू कभी कभी रख लेते हैं विद इन सेकेंड, कुछ भी नहीं करना था। ये तो मैंने इतना बड़ा आपको लिख के दिखाया, अदरवाइज तो आपको क्या करना था, जब हमें पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे सामने,
ये क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है एग्जाम में, यहाँ पे अपने आप ही इसको 1 कंसीडर करना है, तो ये हो गया 15, यहाँ 1 कंसीडर करना, ये हो गया 8। 15 और 8 का एचसीएफ मुझे पता है 1 होता है। इतना टाइम लगना है बच्चे, जितना अब मैंने लास्ट में लिया। कुछ समझ में आया? हाँ यस जी सर। सर। दैट्स इट। मतलब हम ये मान के चलते हैं बेटे कि 40 सेकंड से ज्यादा टाइम हमें किसी भी क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए। बस एंट्रेंस की कहानी सबसे खतरनाक यही है कि आप क्या करते हो, आप 3 घंटे में अब तक जो 10th के 9th के 11th के पेपर देते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, 33 35 लाइक दिस, 3 घंटे में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम 100 ये में से होती है, सर। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं एंट्रेंस एग्जाम में। 100 में से बेटे 90+ करोगे तब जाके उम्मीद होती है कि कंपटीशन क्लियर कर पाओगे। ठीक है, हमें तैयार इस तरह से रहना है कि हमारे ज्यादा क्वेश्चंस खराब ना हो, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखो। यहाँ बस यही है कि आपके पास जो है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। एक एक छोटे से छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाता है। अब ये अगर आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, पढ़ा है कुछ? हाँ जी सर, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। चलो ये आप बताओ बेटे, कौन सा वाला नंबर होगा? आपको याद है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो नंबर्स p/q की फॉर्म में होते, कौन से फॉर्म में? P/Q। यानी कि वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो तरह से डेसिमल में लिखे जा सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, याद हो। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। मतलब मैं आपसे कहूं, देखो कितने कितने तरह के नंबर्स होते हैं। मान लीजिए 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 1.0 लिख सकते हो। 2 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2.0 लिख सकते हो। तो ये किस कैटेगरी में आता है, टर्मिनेटिंग। या 1/2 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, टर्मिनेटिंग। ये तीनों नंबर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब इनकी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है, ये इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये तीनों नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन एक नंबर आपने पढ़ा होगा बेटे कि 1/3 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कुछ इस तरह से आता है, 0.3333333 लाइक दिस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.3 बार कभी कभी। तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग बेटे, ये कहलाता है टर्मिनेटिंग, और ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया, इसमें जो नंबर्स आएंगे वो रिपीट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी नंबर आपने पढ़ा होगा, 0.32545454 इस तरह से, यानी कि 0.32 तो रिपीट नहीं हो रहा है बट 54 रिपीट हो रहा है। पढ़ा है ना ऐसे? यस सर। तो ये वाले कहलाते हैं नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तीसरा एक नंबर और होता है, कभी कभी ऐसे नंबर आ जाता है लिखा हुआ, 0.325471892312 लाइक दिस। तो ये जो नंबर है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये जो नंबर है ये क्या है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग। आ गई बात समझ बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डॉट डॉट का मतलब यही होता है कि टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट भी नहीं हुआ। तो ये वाला कौन सा नंबर होता है, याद है कुछ? ये होता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है बेटे? इरेशनल। इरेशनल नंबर, जिस जो अंडर रूट में होते हैं, बेसिकली √2 हो गया या 3+√2 हो गया, तो ये इनके डेसिमल्स होते हैं। तो बात हम क्या कर रहे थे, हम p/q वालों की बात कर रहे थे कि अगर अगर हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में हो, अगर हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में हो, तब उसके जो डेसिमल फॉर्म होंगे वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे।
लेकिन कौन से वाले टर्मिनेट होंगे और कौन से वाले नॉन टर्मिनेट होंगे ये कैसे पता चलेगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो शायद आपको याद हो P/Q, अगर Q बेटे हमारे पास Q की बात कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, ठीक है, ओनली ओनली 2 की पावर m 5 की पावर n, वेयर वेयर m और n 0 1 2 3 यानी कि होल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, तब तो ये टर्मिनेटिंग होता है, देन इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज एल्स एल्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये रीजन है बेटे, यानी कि जितने भी आपके पास फ्रैक्शन हैं, अगर उसमें उसका जो डेनोमिनेटर है उसके फैक्टर, यहाँ पे क्योंकि जीरो दिया हुआ है तो हो सकता है ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, लेकिन हो सकता है नहीं सर m जीरो हो जाए तो सिर्फ 5 बचेगा। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है बेटे जिसमें नीचे 2 है सिर्फ, या जिसमें नीचे 5 है सिर्फ, या जिसमें दोनों हैं, 2 भी है और 5 भी है, तो वो तो होंगे टर्मिनेटिंग, वो तो होंगे टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अगर किसी नंबर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। तो ये पहचान है किसी भी नंबर को बगैर डिवाइड किए ये चेक करना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, अब जरा यहाँ चेक करो इसके मतलब क्या हुआ। अब यहाँ चेक करो जी, ये हमारे पास है। अब अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे बेटे हमारे पास ये है पहला वाला 39/24, अब नीचे वाले के आप फैक्टर करेंगे तो नीचे वाले के फैक्टर करेंगे 8 × 3 हो जाएगा, तो इसमें नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये क्या होगा, जैसे हमने डेफिनेशन ली उसके हिसाब से क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन अभी बताऊंगा कि ये होगा क्या। जैसे 3/16 है तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 आया है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 137/25 इसमें सिर्फ 5 आया है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 3/11 इसमें 2 और 5 के अलावा आया है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 नंबर टर्मिनेटिंग में आ रहे हैं और 2 नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में आ रहे हैं, और हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो पहला वाला नंबर हमारा है या लास्ट वाला नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना होता है, यहाँ पे आपको ये चेक करना होता है कि जो मेरे पास नंबर है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे 39/24 जो है बच्चे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि इसको और तो नहीं काट सकते। बताओ आप सब आप दोनों बच्चे इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, क्यों भाई, इसे सर आगे नहीं। क्यों। नहीं सर। अरे मेरे बच्चे ऐसे मत करना, 3 से नहीं कटेगा ये, 3 से नहीं कटेगा बेटे। 3 से 39 कटेगा, 13 टाइम 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो फाइनली आएगा 13/8। 13/8 आएगा बच्चे, तो सिर्फ 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 2, और जब सिर्फ 2 आ गया तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो बेसिकली 39/24 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये है 13/8, और जब ये 8 है तो भी टर्मिनेटिंग, 16 है तो भी टर्मिनेटिंग, 25 है तो भी टर्मिनेटिंग, तो सिर्फ 11 वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो मेरा आंसर कौन है, क्या समझ में आया। जी गुड इवनिंग। हाँ जी। नहीं है, अभी तो क्लास ले रहे हैं भाई, आधे घंटे के बाद। जी बताइए, समझ में आया आप दोनों को। यस सर। ठीक, चलो जी एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। ओके जी,
ये तो मजाक कर रहा है खैर। अब देखते हैं आप मजाक को कितना पसंद करते हैं। ये मतलब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप दोनों बिना पढ़े भी बता सकते हो शायद। हाँ भाई बताओ बच्चे, ये हमारे पास है, हमारे पास ये दिया हुआ है सर सर। फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट? 7 का स्क्वायर, 49 की पावर 3/2, 1343 -1/3, 2401 -1/4। हाँ जी बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ भाई, आपका क्या ऑप्शन है? भाई पहला 7 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर क्या होता है? दूसरा क्यों कहा आपने 49 की पावर 3/2 है, तो ये क्या होगा सर जी? हाँ सर, 49 की पावर 3/2 क्या होगा? अनुभव, डॉक्टर अनुभव बताइए। बेटे बताइए ना, आपने कहा सेकंड वाला है तो कैसे है बताओ। आपने इसको माइनस में देख के बता दिया सर है। 343 आएगा, नहीं सर 343 आएगा। क्यों आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ। सर 49 की जो पावर मतलब खोलोगे तो सर 7 की पावर 2 आ जाएगी। हम्म। और इसमें ऑलरेडी 3/2 है और 2 से 2 कट जाएगा तो 7 की पावर 3 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो ये हो गया 343। चलो, तीसरे वाला क्या है? मैं इधर आ गया मुख्तार भाई। हाँ जी, तीसरा वाला क्या है बताओ। सर 3 4 इसमें तीसरे वाले में 7 आ जाएगा आंसर। ये है 343 है ना, की पावर -1/3। इसमें 7 माइनस आ जाएगा आंसर। माइनस की पावर को प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। हाँ जी सर। तो 1/343 को ऊपर ले जाएंगे है ना भाई, तो हाँ पावर हो जी। जाएंगी प्लस। पावर क्या हो जाएगी? प्लस। अब प्लस हो जाएगी तो 7 की पावर 3 होता है शायद 343। यस नो? हाँ जी सर, यस सर। तो बचेगा क्या? 7। 7। अब लास्ट वाला क्या है सर? 2401 टू दी पावर -1/4, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो अपॉन में चला जाएगा। यस नो? Yes, sir. यस सर। तो ये तो पहले ही अपॉन में चला गया तो छोटा ही आएगा। क्यों भाई? तो मेरे ख्याल से 7 ही आएगा शायद। क्यों भाई, 7 की पावर ही 4 होता है। हाँ जी। तो ये 7 की पावर 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 1 की भी पावर 1/4, 7 की भी पावर 1/4, तो 1 की पावर करने से तो कुछ होगा नहीं, तो 1/7 ही बचेगा। तो यहाँ आया 1/7, यहाँ आया 7, यहाँ आया 343, यहाँ आया 49। कौन बड़ा है? सर डी ऑप्शन। बस बेहतरीन, 343। बढ़िया, वेरी गुड जी। तो चलो जी, ये है, इस तरह से आपको देखना है। अलग अलग हमारे पास टीचर्स रहते हैं बेटे जो बहुत स्पेशलिस्ट होंगे आपको। साइंस में भी हमारी कोशिश रहेगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेपरेट टीचर्स आपको पढ़ाएं। और फिर और सर जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनके लिए कॉमर्स सिस्टम के लिए कॉमर्स सिलेबस का तो अलग आएगा। जी उनका पेपर ही अलग होता है, सिलेबस ही अलग होता है। सर उसमें उनके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वैसे? SST आ जाता है बेटे उसमें। उसमें एसएसटी आ जाता है। जी जी, मैथ्स, SST एंड ये GK वाला पार्ट। सर जैसे ना मुझे ना इंडो इस्लामिक के बारे में नहीं पता है सर कुछ भी। GK पढ़ना है बच्चे, और उसके सबके आपके नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, और कोशिश रहेगी पढ़ाया भी जाए GK भी। ठीक है, ओके सर। वो तो सिर्फ GK वाला पार्ट रहेगा।
तो अब आप अपने मैम से बात कर लीजिए, उनसे अपना शेड्यूल तय कर लीजिए कब आपको क्लास चाहिए। तो जैसे ही होता है उस हिसाब से आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, बस ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली निकालने हैं, क्लास के लिए भी और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए भी। लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जब भी आपको एमसीक्यूज करने होते हैं तो उसका अंदाज करने का अंदाज, अटेम्प्ट करने का अंदाज, पढ़ने का अंदाज बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट।